मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल नहीं करते सब। सॉरी यार, थोड़ा सा मौसम ख़राब है, चेंज हो रहा है जिसकी वजह से गला भी ख़राब है, जुकाम बुखार की वजह से। तो उम्मीद करते सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों खान सर की वीडियो बांग्लादेश के इशू पर वीडियो है, क्योंकि सारी बात है कि वीडियो तो हम स्किप नहीं कर। बांग्लादेश क्राइसिस, शेख हसीना वाजद, बांग्लादेश मिलिट्री कू, तो क्या वजह पूरी ये डिटेल के साथ वीडियो होगी। देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो की बात। जय हिंद। देखिए, बांग्लादेश में अभी जो हालिया घटना हुई है और शेख हसीना को वापस भारत में शरण लेना पड़ा है, कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार शरण ली है। और इससे बाद इस एक समय था जब बांग्लादेश में ये लौट के गई थी और शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौट के जाएंगी और फिर चुनाव लड़ेंगी। इसके बांग्लादेश में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसको जानने के लिए हम लोग को आजादी के समय से एक लंबे इतिहास से पीछे चलना पड़ेगा। जब ये पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान एक ही थे, यहाँ पर ये दोनों एक ही थे और इनके संसद भवन को नेशनल असेंबली कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट संसद भवन कहते हैं, इसको नेशनल असेंबली कहते हैं, जिसमें 300 सीटें हैं। बहुमत के लिए 151 चाहिए तो सरकार बना लेंगे। जब चुनाव हुआ तो वहां दो प्रमुख पार्टियां लड़ रही थी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की ओर से थे जुल्फिकार अली भुट्टो और अवामी लीग की ओर से लड़ रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ये पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले थे और जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो पश्चिमी पाकिस्तान के थे। चुनाव में जो होता है, जुल्फिकार अली भुट्टो हार जाते हैं, इन्हें केवल 86 सीटें मिलती हैं, जबकि बहुमत के लिए 151 सीटें चाहिए होती हैं। इन पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हार जाती है, जबकि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग 167 वोट पाती है, यानी 151 से ज्यादा पाती है, 40% वोट पा जाती है। आप ऐसे ही समझिए कि मोदी जी को 36% वोट मिला है, बीजेपी को 36% और इन्हें 40%। कितना था? तो बांग्लादेश के लोगों में बहुत खुशी हुई थी कि मतलब उस समय बांग्लादेश नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान के हमारे एरिया का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, हमें विकास होगा। जैसे भारत में कैसे होता है कि साउथ से कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो साउथ के लोग खुश होंगे ज्यादा। जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं तो गुजरात के लोगों को लगता है हमारे यहां से गए हैं, तो इसे सबको लगता है, तो ये लोग भी खुश थे। तो जब ये शपथ लेने यहां गए ना, तो ये जो थे जुल्फिकार अली भुट्टो यहिया खान से मिलकर इनको जेल में बंद कर दिया। कहा कि नहीं, तुम बंगाली है, तुम लोग कैसे प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये लोग ना यहाँ के लोगों को बड़ी हीन नजर से देखते थे, काला बोलते थे, बंगाली बोलते थे, उल्टा सीधा बात बोलते थे यहाँ के लोगों को। और ये लोग तब देखे लो कि भैया इतना तक तो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, बट इनके प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया गया, तो यहाँ बगावत हो गई। जब बगावत हो गई तो शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ा गया। और जब वो छूट के आए बांग्लादेश में तो उन्होंने कह दिया कि बांग्लादेश, ये पूर्वी पाकिस्तान अब पाकिस्तान का भाग नहीं रह सकता है, हमें अपना अलग बांग्लादेश बनाना पड़ेगा। और इसके लिए एक लंबा आंदोलन छेड़ दिए यहाँ पे। जब ये आंदोलन छेड़ा गया तो ये जो खचरा है जुल्फिकार अली भुट्टो, इसने वहां भेजा जनरल टिक्का खान को। जनरल टिक्का खान जब बांग्लादेश पहुंचा, उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, तो यहां पर आंदोलन कर रहे लोगों पर इतना अत्याचार किया कि बांग्लादेश में, यानी उस समय का पूर्वी पाकिस्तान में, इसने ऑपरेशन सर्च लाइट चालू किया और 30 लाख लोगों की हत्या कराया था। 30 लाख लोगों की हत्या कराने के कारण से जनरल टिक्का खान को बूचर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। और इसने 4 लाख औरतों का रेप कर दिया था। अपने देश की 4 लाख महिलाओं का रेप किया और यह कह के किया कि रेप करो ताकि इससे जो अगली बच्चे पैदा होंगे रेप के कारण, तो वो पश्चिमी पाकिस्तान का डीएनए उसमें ज्यादा पाया जाएगा और वो लोग आजादी की मांग नहीं उठाएंगे। यहां पर इस तरह का ये नीच आदमी था। इस जघन्य अपराध के बाद यहां पूर्वी पाकिस्तान से शरण लेने के लिए भारत में लोग भागने लगे, जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागने लगे। यहां इंदिरा गांधी की सरकार थी और मानेक साहब हमारे उस समय के जनरल साहब थे, तो इन लोगों ने भी तैयारी कर ली थी कि आगे कुछ होने वाला है। तो बांग्लादेश के लोगों ने, वहां के लोगों ने एक अपनी अलग संगठन बनाई, मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी को भारत का खुला सपोर्ट था और मुक्ति वाहिनी के लोग थे वो बांग्लादेश के ही लोग थे। वहां पे वो कह रहे थे कि अब हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हमें अलग देश चाहिए। जबकि यहाँ पे जो जनरल टिक्का खान था उसने 3 ब्रिगेड बनाया था, अल बद्र, अल शम्स और रजाकार, जिसमें सबसे जालिम जो थे सब वो रजाकार थे। सबसे ज्यादा रेप किया, सबसे ज्यादा मर्डर किया तो ये रजाकार थे सब। रजाकारों की संख्या 50,000 थी। ये 50,000 मिलके 30 लाख लोगों को मार दिए सब और 4 लाख से ज्यादा महिलाओं का रेप किए सब यहाँ पर। और इधर से लड़ रही थी मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी का भारतीय इंडियन आर्मी सपोर्ट कर रही थी। अंततः मुक्ति वाहिनी की जीत हुई और ये पाकिस्तानी बेशर्मों ने
93,000 फौज ने सरेंडर किया। दुनिया का इतिहास है कि 93,000 फौजों ने सरेंडर नहीं किया। देखिए हथियार जमीन पे फेंक दिए लोग, अपना बेल्ट उल्ट उतार के ऐसे सरेंडर करके, यहाँ नियासी साहब सरेंडर कर रहे हैं यहाँ पे, और ये बहुत आइकॉनिक फोटो है यहाँ पर। तो यहाँ हो गया, इस प्रकार बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, यहीं से विवाद चालू हुआ। पाकिस्तान देखना नहीं चाहता था शेख मुजीबुर रहमान को, और शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिए थे उस समय के आर्मी जनरल जियाउर रहमान। तो जियाउर रहमान और शेख मुजीबुर रहमान दोनों मिलकर बांग्लादेश की स्वतंत्रता में आंदोलन में भाग लिया था। लेकिन जियाउर रहमान का कहना था कि हमारा उतना नाम नहीं हुआ, ज्यादा नाम इनका हुआ। रीजन क्या है, ये पॉलिटिशियन थे, वो सेना के आदमी थे, तो सेना के आदमी का बैकग्राउंड उतना पता नहीं चलता यहाँ पे। तो यहाँ पर इन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। बांग्लादेश की स्थापना किया, और जैसे हमारे यहाँ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को कहते हैं, वहां शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं। ये भारत के प्रति बड़ी अच्छा इनका विचारधारा था, सेकुलर विचारधारा के थे, और सबको लेके चलने वाले थे। लेकिन पाकिस्तान इनके पीछे पड़ा था, और पाकिस्तान चाहता था इन्हें मरवा दिया जाए, और हुआ भी ऐसे ही। आजादी के महज 1972 में पाकिस्तान ने मान्यता दिया बांग्लादेश को। 3 साल बाद 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान अपने घर में थे। उस समय आर्मी के कुछ लोग आए, आर्मी वाले कुछ वर्दीधारी इनके घर में घुसे, और घर में घुस के गोलियां चलाने लगे। जब गोलियां चलाने लगे तो ये सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो यहीं पे गोली मार दिया गया। इन्हीं सीढ़ियों पे शेख मुजीबुर रहमान को गोली मार दिया गया, और उनके घर में 17 लोगों को मार दिया गया। हद तो तब हुआ जब उनके 10 साल के लड़का को भी मार दिया गया। 10 साल के लड़का को गोली मारा गया। सोचिए, एक परिवार में जब 17 लोग की मौत होगी तो क्या बीतता होगा। शेख मुजीबुर रहमान का पूरा खानदान उजाड़ दिया गया था। एक आदमी की मृत्यु होती है तो हालत खराब हो जाता है, और यहां पर इन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया, और लाश को ऐसे दफनाया गया था। सोचिए पाकिस्तान वाले कितने निर्मम हत्या के। अरे भाई, अगर किसी की जान ले भी लियो, अब मर गया है, तो अब मरने के बाद लाश से क्या बदतमीजी करना है। एक गड्ढा में जानवर की तरह लाश दफनाए थे सब। केवल इनकी 2 बेटियां बच गई थी, शेख रेहाना और शेख हसीना, क्योंकि इनके हस्बैंड जर्मनी में थे उस समय, तो ये जर्मनी में थी उस समय, तो जर्मनी में थी। तो पाकिस्तान की जो आईएसआई थे सब, उनका कहना था 17 लोग को मार दिए, ईदुगो को और मार देते हैं, नहीं तो ये दिक्कत करेंगे सब। ये बात पता चल गई भारत को पता चल गई कि पाकिस्तान की आईएसआई शेख हसीना और शेख रेहाना को जर्मनी में मारना चाहते हैं। तो इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत में एसाइलम दे दिया, शरण दे दिया कि आप भारत में रहिए, तब तक जब तक बांग्लादेश की स्थिति सही नहीं हो जाती है तब। और जैसे बांग्लादेश की स्थिति सही हो जाएगी, आप वापस जाके वहां चुनाव लड़िएगा और फिर सत्ता संभालिएगा। यही कारण है कि शेख हसीना भारत का बहुत समर्थन करती है, क्योंकि शेख हसीना जिंदा है तो उसके कहीं ना कहीं उसके पीछे भारत का हाथ है। अगर भारत को शरण नहीं दी रही तो इन लोग को बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि आईएसआई इनके पीछे पड़ी हुई थी। हुआ क्या, वहां पर 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो जाती है। तो शेख मुजीबुर रहमान के साथ जो सेनापति लड़ रहे थे जियाउर रहमान, जो ये कह रहे थे कि हमको क्रेडिट नहीं मिला, अब इनके हाथ में सत्ता आ जाती है। तो जियाउर रहमान के हाथ में सत्ता आ जाती है, लेकिन बांग्लादेश की जो सेना थी वो इनको भी नहीं देखना चाहती है। ये एक दिन चटगांव दौरे पर थे, तो 30 मई 1981 को सेना ने इनके घर में भी घुस के ऐसे ही हत्या किया जैसे शेख मुजीबुर रहमान के किया था। तो इनका हत्या कर दिया गया जियाउर रहमान की, और इनकी पत्नी का नाम था खालिदा जिया, और खालिदा जिया जो थी विधवा हो गई वहां पर। तब वो एक विधवा जीवन जीने लगी वहां पे। तो और इनको मरवाने वाले थे जनरल इरशाद, तो यहां इनकी भी हत्या हो गई। जब जियाउर रहमान की हत्या होती है 1981 में, तो इंदिरा गांधी को लगता है कि यही समय है शेख हसीना को भेजने के लिए। तो वो क्या करती हैं, शेख हसीना को वापस बांग्लादेश में भेजती हैं कि देखिए अब अपोजिशन में कोई नहीं है, यही समय है आपके जाने का। तो 1981 में वापस शेख हसीना बांग्लादेश जाती हैं, और अपने पिता की पार्टी जो आवामी लीग थी, तो पाकिस्तान जब था एक में तो आवामी लीग था, जब विभाजन हो गया तो इसका नाम हो गया बांग्लादेश आवामी लीग। तो इन्होंने बांग्लादेश आवामी लीग की अध्यक्ष के पद पे गई और वहां चुनाव लड़ी, और उसके बाद मुख्य विपक्षी पार्टी जो हो गई, जियाउर रहमान की विधवा जो थी उनका नाम खालिदा जिया था। अब देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर कैसे चालू होता है। शेख हसीना का कहना है कि मेरे पिताजी की हत्या इन लोगों ने कराया था, खालिदा जिया ने कराया था। खालिदा जिया का कहना है कि मेरी पति की हत्या, जियाउर रहमान की हत्या इन लोगों ने कराया था। यानी ये अपने पिता की हत्या का आरोप इनमें लगा रही है, ये अपने पति का आरोप इन पे लगा रही है।
आज तक इन दोनों बेगमों की लड़ाई में बांग्लादेश के लोग घिस रहे हैं यहां पर। तो ये दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लेकिन अब दोनों यही चुनाव में रहते हैं। इनकी पार्टी का नाम हो जाता है बांग्लादेश आवामी लीग और इनकी पार्टी का नाम हो जाता है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी हो जाता है यहां पर। अब देखिए होता क्या है, 1986 में, 96 में, 81 में ये आई थी और 1996 में ये चुनाव जीत जाती हैं। शेख हसीना चुनाव जीत जाती हैं 1996 में और उसके बाद वो सत्ता संभालती हैं और सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथी लोग जमाते इस्लामी वगैरह पे प्रतिबंध लगा देती हैं। लेकिन 1996 में 15 अगस्त का दिन था जब इसी घटना को याद किया जा रहा था कि शेख हसीना जो थी एक दुख का मतलब दुख मना रही थी कि 15 अगस्त 1975 को इनके पूरे परिवार को मार दिया गया था। तो हर साल बांग्लादेश में 15 अगस्त के दिन शोक के तौर पे मनाया जाता है। ये क्या की खालिदा जिया कि 15 अगस्त को अपना जन्मदिन का केक काट दिया, भव्य तरीके से केक काट दी। इतना नीच हरकत करने की जरूरत इसे नहीं थी। किसी के परिवार में 17 लोग को मार दिया गया है, उस दिन आप जबरदस्ती अपना बर्थडे केक काटिएगा। तो अच्छा बर्थडे रहता तो केक काटती, इसका 15 अगस्त को बर्थडे नहीं है, जबरदस्ती ये बर्थडे मनाई। कैसे? तो देखिए इसके पासपोर्ट में इसका बर्थडे 19 अगस्त है, मैरिज सर्टिफिकेट में 9 अगस्त है, मार्कशीट में 5 अगस्त है और इसकी अपनी बायोग्राफी में 19 अगस्त है। यानी इसका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ अगस्त 15 अगस्त नहीं है। लेकिन यह शेख हसीना के जख्मों पे मतलब नमक रगड़ने के लिए जिस दिन इनके परिवार के 17 लोगों की हत्या हुई अपना जन्मदिन मनाने लगी। इस वजह से इन दोनों की लड़ाइयां और गहराते गई यहां पर और यही दो ठो विपक्षी नेता में रह गए लोग पार्टी में लड़ाई मतलब चुनाव में। तो 1996 से 2001 तक शेख हसीना थी। उसके बाद 2001 में जब चुनाव हुआ तो खालिदा जिया जीत गई, 2001 से 2006 तक ये रही। बट इन दोनों में गड़बड़ी क्या है ना, घर में कैसे दो महिला लड़ती हैं सब, इस देश में दोनों महिला लड़ रही थी सब, एकदम भयानक, एकदम बकोटा बकोटी। तो यहाँ पे ना ये इस पे आरोप लगा रही है कि चुनाव में ये धांधली की है और ये इन पे आरोप लगाती है कि ये धांधली की है। सब एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। तो बांग्लादेश में एक कानून बना दिया गया कि जब चुनाव होगा तो उस समय एक केयर टेकर राष्ट्रपति बनाया जाएगा और सारी शक्तियां उस राष्ट्रपति को दे दी जाएगी चुनाव के दौरान, ताकि किसी के पास शक्ति ही नहीं रहे कि मिसयूज कर सके। तो केयर टेकर राष्ट्रपति का कंसेप्ट आया कि भैया यही केयर टेकिंग करेंगे, चुनाव इन्हीं के मद्देनजर अच्छा से होगा। तो केयर टेकर राष्ट्रपति बनाया गया फखरुद्दीन अहमद और खचरा निकला। ई का किया कि इसको केयर टेकर बनाया गया। अब तो कहा कि ठीक है केयर टेकर होगा, आप लोग से शक्तियां ले ली जाती हैं, चुनाव होगा। जैसे शक्ति ले लिया ना तो दोनों को जेल डाल दिया, कहा भाई यहां से हम रहेंगे राष्ट्रपति, पूरा शक्ति अपने ले लिया। 2 साल तक सत्ता खुद चलाया, 2006 से 2008 तक। 2006 में चुनाव होने वाला था, तो गजब बंदरबाट हो गया, दोनों को जेल डाल दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ तो जेल से बाहर निकली और 2008 में शेख हसीना जीत गई। 2008 से 13 तक जीती, फिर 13 से 18, 18 से 24 जीती। बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हुआ था और फिर 2024 में चुनाव हुआ, फिर जीत गई। ये चौथी बार प्रधानमंत्री बन रही है शेख हसीना, जिस वजह से इन्हें डिक्टेटर कहा जाने लगा। और ये चुनाव में हारने लगी खालिदा जिया। ये कट्टरपंथी है, पाकिस्तान के समर्थित है। दूसरा, इनके ऊपर 1.5 करोड़ रुपया के घोटाले का आरोप लग गया, 2018 में जेल चली गई। तो खालिदा जिया का करियर खत्म हो गया था और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनकर जीत गई। भारत के लिए बहुत अच्छा है। शेख हसीना का एक और लड़ाई हो गया मोहम्मद यूनुस के साथ। मोहम्मद यूनुस बहुत अच्छे इंसान हैं। बांग्लादेश में इन्होंने देखा कि लोगों के पास पैसे की कमी है, उनके पास आइडियाज की कमी नहीं है, पैसे की कमी है यहाँ पर। अब जैसे किसी को बहुत अच्छा खाना बनाने आता है और अगर पैसा नहीं है तो किसी होटल में जाके बावर्ची का काम करेगा, लेकिन अगर आप उसे पूंजी दे दीजिएगा तो उस पूंजी की मदद से वो अपना होटल खोल लेगा। तो इन्होंने यही चालू किया, माइक्रो क्रेडिट चालू किया, थोड़े थोड़े पैसे देने चालू किए। और इन्हीं का कंसेप्ट आज पूरी दुनिया में लगता है कि आजकल कोई भी कुछ पैसे देके मोबाइल ईएमआई करा लेता है, वॉशिंग मशीन ईएमआई करा लेता है। तो छोटा छोटा दुकानों पे जाके आप ईएमआई पे लेते आते होंगे। ये इन्हीं का कंसेप्ट है, मोहम्मद यूनुस का कंसेप्ट है। आजकल तो वही हो गया है, सोचा लड़का सब ईएमआई पे आईफोन लेके चमका रहा है सब, अरे क्या जरूरत है दिखाने का। तो ये वाला कंसेप्ट इनका था। लेकिन इन्होंने सोचा कि हम भी क्यों ना चुनाव लड़ ले। तो 2007 में इन्होंने नागरिक शक्ति पार्टी बनाया, लेकिन चुनाव हार गए। तो बांग्लादेश की शेख हसीना का अब इनसे विवाद होने लगा कि भैया इनको निपटाओ। कोई भी बांग्लादेश में गड़बड़ी होता था तो शेख हसीना इन्हीं की ओर आरोप लगा देती थी। एक बार ऐसा हुआ कि शेख हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस को पद्मा नदी में डुबा देना चाहिए, जब उनको मरने वाले हो तो वापस निकाल देना चाहिए, अब फिर डुबाना चाहिए, तड़पा तड़पा के रखना चाहिए। तो शेख हसीना का इनके साथ भी विवाद चल रहा था। अभी यही है केयर टेकर प्रधानमंत्री बांग्लादेश का। देखिए बांग्लादेश में 2 प्रमुख नदी देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से होते हुए बांग्लादेश में जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को
भारत में ब्रह्मपुत्र कहेंगे लेकिन बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा कहते हैं। तो जो पद्मा नदी में डुबाने की बात थी वो एक्चुअल में गंगा नदी है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। जब ये दोनों मिल जाती है, इनकी संयुक्त धारा में एक मेघना आके मिलती है, तो इनको संयुक्त, दोनों की संयुक्त धारा को हम मेघना नदी कहते हैं। ये तो ज्योग्राफी का टॉपिक है। अब देखिए, जब 2024 में शेख हसीना चुनाव जीतती हैं तो चुनाव जीतने के बाद एक बहुत ही मेच्योर्ड प्रधानमंत्री के तौर पर ये अपने देश का भला सोचते हुए भारत को भी लेके चलती हैं, चाइना को भी, रसिया से भी। यानी बांग्लादेश तीनों को बैलेंस करके चल रहा था। न ज्यादा रसिया, चाइना, इंडिया किसी को ज्यादा फेवर नहीं कर रहा था, क्योंकि ये हकीकत भी है। और ये बहुत मेजॉरिटी से जीत के आई थी, 300 में से 222 सीट यानी 41% चुनाव जीत के आई थी वोट। लेकिन एक रिजर्वेशन की वजह से यहां बवाल हो गया। रिजर्वेशन था कि 1971 की जो लड़ाई हुई थी स्वतंत्र कराने के लिए बांग्लादेश में, उसमें कुछ आरक्षण की व्यवस्था की थी। बांग्लादेश में आरक्षण जाति धर्म के नाम पे नहीं है, स्वतंत्रता सेनानियों को है। तो 1972 में 30% आरक्षण दिया गया स्वतंत्रता सेनानियों को कि जो फ्रीडम फाइटर है। लेकिन 1972 के बाद 1997 में यह 30% आरक्षण उन फ्रीडम फाइटर के बच्चों को भी दे दिया गया। तो लोगों ने कहा कि भैया फ्रीडम फाइटर के बच्चों को क्यों दे रहे हो? फिर लोगों ने बर्दाश्त किया कि चलो भाई बच्चे को दे देते हो, ठीक है। 2010 में शेख हसीना जब प्रधानमंत्री आती थी तो फ्रीडम फाइटर को बहुत महत्व देती थी, क्योंकि फ्रीडम फाइटर इनके पार्टी में ज्यादा थे। तो फ्रीडम फाइटर के नाती पोता को भी आरक्षण दिया गया। ये और बांग्लादेश में होने लगा कि भैया आप सबको आरक्षण देते जाएंगे, जो लड़ा था उसको दिए, ठीक है, उसको बच्चा को दिए, फिर बच्चा के बच्चा को दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो जब विरोध होने लगा तो शेख हसीना ने 2018 में यह 30% आरक्षण खत्म कर दिया। तो देश में बवाल खत्म हो गया, आरक्षण को खत्म कर दिया। लेकिन इसी बीच एक स्वतंत्रता सेनानी पहुंच गया हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट में कहा कि नहीं, हमें आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। इसी साल 2024 में हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, वापस 30% दे दो। तो भैया इसमें शेख हसीना ने तो दिया नहीं था, इसमें तो हाईकोर्ट ने दिया था। लेकिन लोग भड़क गए शेख हसीना पे। याद कीजिए, यही घटना हुई थी मणिपुर में। कोर्ट ने डिसीजन दिया था आरक्षण के लिए, और कोर्ट के डिसीजन के बाद इतना भीषण बवाल हुआ था। और बांग्लादेश में भी कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद भीषण बवाल हो गया। ढाका यूनिवर्सिटी के बच्चे जो थे सड़कों पे निकल गए। इसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो गई, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो गई, और शेख हसीना थोड़ी रिजिड हो गई। उनको इंटरनेट शटडाउन उसी समय कर देना चाहिए, और किसी भी कार्रवाई करो तो गुप्त ढंग से कार्रवाई करो। और ये स्टूडेंट बहुत भयानक बगावत ले लिए, और इसमें एक बहुत बड़ी घटना हो गई। जब पुलिस गोली चलाई तो कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए कुछ बच्चे, जिससे कि युवा और भड़क गए। युवाओं को प्यारे से समझा सकते, धमका के तो युवाओं को नहीं समझा सकते हैं। इसी बीच जब आंदोलन चल रहा था तो मीर मगदो नाम का एक व्यक्ति था, मीर मगदो था, वो पानी पिलाता था सबको, जो आंदोलनकारी थे, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। तो इसी दौरान जब पुलिस गोली चलाई ना तो उसको लग गया। अब भीषण और बवाल हो गया कि भैया वो तो पानी पिला रहा था, आंदोलन नहीं कर रहा था, तुमने गोली मार दिया, और उग्र हो गया आंदोलन। इसी बीच यूनिवर्सिटी के 3 विद्यार्थी, नाहिद, आसिफ और अबू बकर, इन 3 जो मेन लीडर थे, पुलिस इनको उठा लेती है अलग अलग जगहों पे, और सिविल ड्रेस में पुलिस उठा लेती है। और इन लोग को इतना मार मारती है, इतना मार मारती है, अब मार के अब वीडियो बनवाती है। तो ये लोग कहते हैं आंदोलन मत कीजिए, लेकिन जब मारे रहेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये लोग कहते हैं कि जरूर इन लोगों ने अरेस्ट किया है। तो बांग्लादेश की पुलिस कहती है नहीं, हमने अरेस्ट नहीं किया है, पता नहीं कहां से वो वीडियो बना है। तब तक इसी बीच बांग्लादेश पुलिस जब इसमें नाहिद को उठा रही थी तो उस दौरान एक वीडियो बन गया था कि पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है। अरे बांग्लादेश का पुलिस, तुम लोग को इतना बुद्धि नहीं है कि इन लोग को जब उठा रहे हो तो सिविल ड्रेस में उठाओ। अच्छा, एसटीएफ सिविल ड्रेस में ही उठाई थी, लेकिन उनके गाड़ी पे लिखा हुआ था पुलिस। बकलोल कहीं का भाड़ा पे बोलेरो ले आता, पता नहीं चलता। तो किसी ने वीडियो बना लिया था कि पुलिस ने उठा के ले गई है। फिर पुलिस के ऊपर दबाव बना तो पुलिस इन तीनों को छोड़ी। जब इन तीनों को छोड़ी तो मीडिया वाले पूछे कि आपने ऐसा वीडियो क्यों बनाया था कि आंदोलन रद्द कर दिया जाए। तो उन्होंने अपना कपड़ा हटा के और जब जख्म दिखाया मारपीट का, और रो रो के जब वीडियो बनाए, तब पूरा उग्र हो गया बांग्लादेश और कहे कि अब सीधा कूच करते हैं, मार्च करते हैं। कहां पर? बांग्लादेश में शेख हसीना के भवन पर। और इस दौरान पूरी भीड़ शेख हसीना के दरवाजे तक चलने लगी। शेख हसीना ने हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाया, जिसमें वकारुज्जमा सेनापति भी उसी में उपलब्ध थे। वहां पर सेनापति के साथ ही इंटेलिजेंस हेड जो थे वकारुल हसन थे, और साथ ही वहां पर जो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तारिक हसन सिद्दीकी भी थे। ये तीनों लोग मिलकर शेख हसीना को कहें कि हम भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम लाठी नहीं चार्ज कर सकते हैं, गोली नहीं चार्ज कर सकते हैं, आप यहां से चले जाइए, बांग्लादेश छोड़ के आप चली जाइए। ये जाने को रेडी नहीं थी। तो इनके बच्चे को अमेरिका में फोन लगाया गया और इनकी बहन से जब बात कराया गया तो इन लोगों ने समझाया कि भीड़ ने ही 17 लोगों को
को मार दिया था घर में घुस के, आप ही बची हैं, एगो अब खाला बचल है, चल आइए फिर कभी जाइएगा वापस। तो 40 मिनट का समय दिया गया और सेनापति ने इन्हें वापस हेलीकॉप्टर से फिर जहाज में बैठा के भारत भेज दिया, जबकि ये सेनापति बनने लायक नहीं थे, वकारुज्जमा सेकंड सीनियर थे। इनको जानबूझ के शेख हसीना ने प्रमोशन दिया था इसी साल 11 जून को कि आप बनिए, ये उनके रिश्तेदार लगते हैं, ये शेख हसीना की ना शेख रेहाना के देवर लगते हैं, तो रिश्तेदारी में बांटेंगे लोग यहाँ पे। और हो गया कांड यहाँ पर, फिर शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, हेलीकॉप्टर से फिर जहाज में बैठी और जहाज में इनका सुपर हरकुलियस जहाज हिंडन एयरपोर्ट पे ले आके लैंड किया यहाँ पर। इस बीच जो शेख हसीना का बंगला था गोनो भवन, उसमें उग्रवादी घुस गए थे। सर आपको क्या लगता है ये लोग शेख हसीना को छोड़े होंगे? शेख हसीना की साड़ी उठा ले गए लोग, अंडरगारमेंट लेके चले गए सब यहाँ पे, शेख हसीना का चिथड़ा उड़ा देते सर। तो शेख हसीना का निकलना तो खैर वहां पे था, लेकिन भारत का इंटेलिजेंस फेल्योर था यहाँ पर। भारत को सोचना चाहिए, एक इंदिरा गांधी का समय था जब मुक्ति वाहिनी को घुसाकर, हमारे सैन मानेकशॉ सेना घुसाकर वहां पाकिस्तान की सरकार उजाड़ दिए, पाकिस्तान से विभाजन कर दिए, वहां का स्वतंत्र सरकार बना लिए और वहां अपनी पसंद का सरकार भी बैठा दिए। और एक अभी का इंटेलिजेंस हमारे यहाँ का चुपचाप टुकुर टुकुर देख रहा है, हाँ तो बांग्लादेश के हेलीकॉप्टर से आए, और हमारी मीडिया कह रही है कि शेख हसीना की जहाज के पीछे हमने 2 राफेल लगा दिया था कि सुरक्षित वापस आ सके। हाँ मतलब अरे बैल, तो एकरों में अपना काबिलियतें दिख रहा है। यही चीज अगर इजराइल में होता तो स्टूडेंट लोग कबे गायब हो जाते, लोग पते नहीं चलता। ये तीनों स्टूडेंट में पता चलता ये उसको मार दिया, वो उसको मार दिया, दूसरे जगह हो जाता है यहाँ पे। ये गलत है। शेख हसीना का जाना मतलब वहां से भारत का जाना। अब वहां सब जितनी ताकतें आएंगी सब उठपटांग आएंगी। अब वहां का सेना प्रमुख तो अलग था, बताइए, इसमें मिलने सेना प्रमुख भी मिला जुला था और इसने ही घोषणा किया कि हम सरकार बनाएंगे। और एक भारत है जहां पे इतने प्रोफेशनल ढंग से सेना, हमारे सेनापति उपेंद्र द्विवेदी सर, हमारी मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले, इतने मतलब इतने बड़े पोस्ट पे जो 13-14 लाख सेना को मतलब कंट्रोल कर रहा है। हमारी जब मुलाकात हुई थी तो हम कहते कि सर हमको भी जाना था फौज में, अगर हम रहते तो आपके अंडर कमांड हम कहीं ड्यूटी पे रहते। तो उन्होंने कहा नहीं, आप पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, जो मिडिल क्लास है, गरीब है, इन लोगों को आप पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो सोचिए भारत के एक सेनापति हैं जिनको इतनी व्यस्तता के बावजूद इतना पता रहता है देश के बारे में। यहाँ पर 13 लाख की 14 लाख की फौज को ये लोग संभाल रहे हैं। और एक ही बांग्लादेश का है, इसके यहाँ सेनापति इतना लोगों को रोक नहीं पाया, बताइए, इतना भीड़ को नहीं रोक पाया। अब वही भारत की सेना को दे दीजिएगा तो कचूमर निकाल दिए रहते। तो खैर सैल्यूट हो हमको भारत की सेना, हमारे पूरी सेना के ऊपर जो इतना डिसिप्लिन तरीके से प्रोफेशनल ढंग से देश की सेवा करते हैं। अब सेना, अब बांग्लादेश की कमांड आ गई है मोहम्मद यूनुस के पास। इनमें इन 3 प्रदर्शनकारियों को भी रखा गया है, इंटेलेक्चुअल लोगों को रखा गया, वकील, जज, साइंटिस्ट हैं, सब कुछ महिलाएं हैं। अब वो लोग बांग्लादेश को एक नए ढंग से चालू करेंगे, लेकिन बांग्लादेश में उपद्रव बहुत ज्यादा हो गया है। अब कई लोग का कहना है कि अमेरिका का इसमें चाल नहीं था, बिल्कुल चाल था अमेरिका का। अमेरिका देख रहा था कि बांग्लादेश कैसे इंडिया को भी बैलेंस कर रहा है, चाइना को भी, रसिया को भी बैलेंस कर रहा है, इसलिए अमेरिका को यह पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए अमेरिका चाल चलने लगा और बार बार बोलता था कि बांग्लादेश में चुनाव अच्छा से नहीं हुआ है। भैया अमेरिका में कौन सा चुनाव अच्छा से हुआ था? ट्रंप तो खुदे आरोप लगा रहे थे उनको जबरदस्ती हराया गया यहाँ पे। तो अमेरिका ने क्या कहा, मतलब शेख हसीना का कहना था कि अमेरिका यहाँ सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता है। क्यों? क्योंकि चाइना के जितने भी जहाज हैं ये मलक्का स्ट्रेट से निकलते हैं, इस पर नजर रखने के लिए चाइना चाहता है, अमेरिका चाहता है। तो शेख हसीना ने मना कर दिया कि यहां अगर अमेरिका को दे देंगे तो भारत भी नाराज हो जाएगा, चाइना भी नाराज हो जाएगा, इन दोनों की वजह से रसिया भी नाराज हो जाएगा। तो मना कर दिया यहाँ पर, यही आरोप लगाई थी अमेरिका के ऊपर। अभी हाल ही में अमेरिका के डेलीगेट्स आए थे सब बांग्लादेश में। अब देखिए अमेरिका का योगदान कैसे नहीं है, बांग्लादेश में आए थे सब, उन्हें कायदे से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए और नेता विपक्ष से भी मिलना चाहिए। उन लोगों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं किया, डायरेक्ट मिले, नेता विपक्ष से चले गए। बताइए कोई तरीका है? तो साफ वो दिखा रहे थे लोग कि ये बांग्लादेश में अमेरिका का इंटरवेंशन है। विदाउट अमेरिका का इंटरवेंशन ऐसा हो ही नहीं सकता है। यूएनओ की बेशर्मी देखिए, यूएनओ क्या कह रहा है कि प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, ये इनका अधिकार है। अरे ये चोट्टे प्रदर्शनकारी शेख हसीना का अंडरगारमेंट नोच के लेके चल गए, सब साड़ी नोच के लेके चल गया सब, इनके पर प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, इनका अधिकार है। और कश्मीर में जब हम लोग आतंकवादियों को मारते हैं ना तो हम लोग पे इंक्वायरी बैठा देता है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, माइनॉरिटी के साथ अत्याचार बढ़ जाएगा, अब कौन रोक सकता है उसको बढ़ने से? लिए सरकार जो थी शेख हसीना की वो न्यूट्रल सेकुलर सरकार थी, अब उस पर बढ़ जाएगा। अब सरकार इस पे कितना रोक सकती है? यहाँ पर दूसरे की गवर्नमेंट है। और वहां पर शेख मुजीबुर रहमान का पुतला गिरा दिया सब। क्या ये स्टूडेंट है? सब नहीं है सब। और हम लोग कह रहे हैं बहुत गलत हुआ, शेख मुजीबुर रहमान का पुतला नहीं गिराना चाहिए।
अब भारत में जब गांधी जी लोग को मारते हैं लोग, तो इनकी जो कहते हैं लोग नाथूराम गोडसे की जय, तो दुनिया हम लोग को का तारीफ करती होगी। जब हम लोग बांग्लादेश को कहते हैं, इतना समझते कि भाई तुम्हारा देश का राष्ट्रपिता है, उसको पुतला मत फूको, तो हम लोग में भी यही होता है। तो रेडिकलाइज नहीं होना चाहिए, देश के लिए अच्छा बात नहीं है। अभी भारत को यही मौका है कि चिकन नेक जो 22 किलोमीटर है, चढ़ के अपना कब्जा कर लो। ससुरा तो नहीं ले, या तो शेख हसीना वापस जाएंगी तो हम लोग लौटा देंगे, और नहीं तो ले कब्जे कर लेते हैं यहाँ पे, वरना चाइना यहाँ के बैठ जाएगा। तो यही मौका है बढ़िया से कब्जा लेने का यहाँ पे। अभी भारत से बहुत सारी कंपनी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रही थी, अडानी ग्रुप, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कारपोरेशन। अब बांग्लादेश के लोग हम लोग का बिजली फूंक दिया तुम लोग, और 8,000 करोड़ बिजली बिल अभी तक नहीं दिया। बांग्लादेश वाले हम लोग का बिजली दे दो, बिल दे दो, इतना फूंक दिया यहाँ पर। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। और अभी सुबह 7 बजे पॉलिटी चल रहा है। हसीना के जख्मों पे मतलब नमक रगड़ने के लिए जिस दिन उनके परिवार के 17 लोगों की हत्या हुई, अपना जन्मदिन मनाने लगी। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अच्छा भाई, सबसे पहले तो हमारी आर्मी के कारनामे जो खान साहब ने इधर बताया है कि जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने ज़ाहिर बात है मेजोरिटी से जीते थे, और हमारे जुल्फ़िकार भुट्टो ने साजिश की मिलकर अपना जनरल यहिया के साथ मिलकर, ये सारी दुनिया जानती है, ये फैक्ट जो है ये सारी दुनिया को पता है। ये बच्चा पाकिस्तान का भी इस जानता चीज़ को नहीं मेरे भाई कहता कि उन्होंने गलती की थी या उन्होंने मतलब ऐसा कोई काम, किन्होंने गलती की? पाकिस्तान ने कोई अच्छा काम किया था, आर्मी ने या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। मेरा एक ही यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ये तो स्टेट के खिलाफ अपनी लड़ाई थी, या अपना फसाद था जो वो मुका रहे थे या वो कुछ कर रहे थे। उस वक्त भी मेरे भाई अक़वाम मुत्तहिदा की जो ये असम्बली थी ये मौजूद थी मेरे भाई, आज भी है। ये काम उनके रोकने का था, इंडिया को इंटरफेरेंस करने के लिए किसने कहा था? मेरी पहले दिन से यही एक डिमांड है कि जब आप राइट आग में अपनी उंगली या हाथ या पाँव जलाते हैं, तो फिर मेरे भाई वो दुश्मन आप बनेंगे। स्टेट और स्टेट के खिलाफ मसला हल होगा या नहीं होगा, ऊपर वाला जो आदमी है वो सबसे ज़्यादा बुरा महसूस होता है। मैं बताता हूँ मसला क्या था। मुफ्ती बाग, मुझे ये बता, इंडिया हमारा क्या है? इंडिया हमारा कुछ भी नहीं है। नहीं मतलब हमारे उनके साथ रिलेशन कैसे? कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, मतलब दुश्मन तो है ना। वो अपनी हरकतों से दुश्मन बना है। जो भी हरकतें पाकिस्तान की हुई जो वो एक अलग बहस है, दुश्मन है। बिल्कुल। आपका दुश्मन कभी आपका भला चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। कभी नहीं चाहेगा। इंडिया के पास मौका था, इंडिया क्यों छोड़ेगा वो मौका? मुझे ये पता नहीं क्या सॉरी, कभी पाकिस्तान ने मौका छोड़ा इंडिया को जिज करने का? ये बात तो ठीक है, लेकिन मैंने ये बात की है कि पहल किसने की थी यार? पहल अभी यहाँ से भी यार लगता है क्यों आस्था मेरी आवाज ही मेरे भाई ऐसी है। बोलो ना, बच्चे डरेंगे, बच्चे भी सोच ये वो गलीज हैं जो मौका देखते हुए कभी भी नहीं चूकते। कौन? ये इंडियन, ये गलीज है। मैंने 71 की लड़ाई के बाद देखा है, मैंने कई बार करके देखा है। इन गलीजों को चाहिए था कि अच्छा भाई, आप बड़ा गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आप वो कंडेम करेंगे तो गलत है, लेकिन ये आप लफ्ज गलत बोल रहे हैं। पाकिस्तान ने क्या टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं करवाई कश्मीर में? कश्मीर में करवाई। कश्मीर का मुद्दा इनसे अलग है, बिल्कुल टोटली सिरे से अलग है मेरे भाई। अच्छा ठीक है। अजमल के साथ कौन था? कौन था अजमल के साथ? जिसने वो अटैक किया था अपना होटल में? किस होटल में? ताज होटल में। तो फिर क्या हुआ? उधर उसने लोगों को मार दिया, और क्या हुआ? तो इन लोगों के पास फोर्स नहीं थी यार? क्या जो इन भी लोगों था ने चूड़ियां पहन रखी थी? यार वजह जो भी थी, क्या भी तकरीब कार्य नहीं करवाई? किसने करवाई है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने माना करने हाँ करवाई जी, है? साबित है। नहीं, आईडी कार्ड पाकिस्तान उनके मुताबिक नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान फाटे में क्यों गया? इंटरनेशनल कोर्ट एक रंडी का अड्डा मैं तुम्हें कहूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है मेरे भाई। वो करें तो कोई नाम नहीं, ये करें तो फौरन नाम आ जाएगा। अब भाई मुझे अभी बलोचिस्तान में क्या हो? एक सेकंड में बता। सारी दुनिया को पता वो है। मैं उस पर भी आता हूँ, आपकी और मुद्दे सट रहे हैं, बात हो रही है बांग्लादेश की, मैं बलूचिस्तान पर भी आता हूँ। आपने कहा इंडिया करवाता है, इंडिया ने करवाया, मुफ्ती बानी को सपोर्ट किया, वो किया, ये किया। मुझे ये बता, क्या इंडिया में टेररिस्ट अटैक हुए, एक हुआ ताज होटल, एक हुआ असम्बली अटैक, इन तमाम के शवाहद, इन तमाम के रिकॉर्ड पाकिस्तान से लिंक्स मिले हैं कि ये पाकिस्तानी है। अजमल के साथ भी पाकिस्तानी था, वो जिन्होंने पार्लियामेंट पर अटैक किया वो भी पाकिस्तानी थे, जिन्होंने वो क्या नाम ओडी अटैक किया वो भी पाकिस्तानी थे, जिन्होंने पुलवामा किया वो भी पाकिस्तानी थे। और ये आपके साबित है। मेरा फिर पाकिस्तान के अंदर 139 डेजिग्नेटेड यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है,
मेरा आपसे चैलेंज है, इंडिया के अंदर कोई एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बताओ। ओ मेरे भाई यूएन को जो पैसा मिलता है ना वो इंडिया देता है। उसमें से पाकिस्तान का वो कोई सारा हिस्सा इंडिया नहीं। देता है। पाकिस्तान उसमें पैसा इंटर नहीं करता, तो पाकिस्तान की सपोर्ट कहाँ से आएगी मेरे भाई? यार बात समझो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मैं वो पाकिस्तान, बात इंडिया- सुन रहा हूँ इन लोगों की जो ये अक्सर करते हैं कि ये यूएन को जाकर लिखा हुआ टेररिस्ट, ये टेररिस्ट। ओ मेरे भाई जिसकी लाठी उसका भैंस, आपने अमेरिका का आज तक नाम नहीं लिया, आपने इसराइल का आज तक नाम नहीं लिया, मुसाद वालों का, वो दुनिया भर में फैले हुए हैं, वो इंडिया में कल कितने होंगे ये इनको भी नहीं पता। तुम्हारे जनरल टिक्का खान ने कितने 30 लाख लोगों कोई को- उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट है मेरे भाई कि सिर्फ इसकी खान सर की बातों पर आप बात करेंगे? ठीक है। कोई ऑफिशियल जो ऑफिशियल होते हैं वो कहते हो रंडी का अड्डा है, जो सबूत देते हैं नहीं ये मैं मानता नहीं, मैं ऐसा करता नहीं, वो या तुम कौन तो लोग? मेरे भाई 30 लाख एक जबान से क्या हुआ लफ्ज नहीं, एक तादाद है 30 लाख, समझ में आती है बात? किसको मानते हो? कभी कभी एक मुल्क की तादाद क्या नहीं होती। कोई आपका बाबा पीर आकर खबर सुन के कह दे कि यार ये इसने वाकई 30 लाख है, फिर मान जाओगे? मैं इस चीज को कभी भी नहीं मानूंगा कि 30 लाख की आबादी मेरे तो यार भाई जो है, तुम्हारे नाम मानने से असरअंदाज वो नहीं नहीं होंगे, थी। तुम्हारे नाम मानने से क्या वो नहीं उन्होंने की? अच्छा जैसे हम यहाँ पर बातें कर देते हैं कि इंडिया का जब 1965 में हमला था कि हमने चाय लाहौर में पीनी है, वो कहते हैं कहाँ पर है, कोई रिकॉर्ड दिखाओ हमें, कोई वीडियो दिखाओ। इसी तरह मेरे भाई दिखाओ वो जो यार चार बात ये लाख ठीक है, मैं मानता हूँ 30 लाख है, जो रिकॉर्ड वो दिखाते हैं यूएन के साथ जो दिखाते हैं, इंटरनेशनल दिखाते हैं, मनाते हैं, आईडी कार्ड पाकिस्तानियों को दिखाते हैं, सब कुछ, वो फिर कहते हैं यार रंडी का अड्डा है। मैं ये बात कहता हूँ कि जो तुमने अभी 30 लाख की बात की है वो तो सिर्फ खान सर की जबानी बात है। यार जुबानी क्या कोई बैठ कर लिख रहा था वो एक मर गया दो मर गया, ये डॉक्यूमेंट में लिख रहा हूँ, जो इसकी तादाद लिख ये मेरे भाई बांग्लादेश अच्छा की रिपोर्ट मुझे ये बता 60 लाख यहूदी कत्ल किए हिटलर ने, इसके कितने रिपोर्ट है? उसको मानते हो? उसने तो कितनी खुद मरतबा कहा। तुमने ना मेरी झूठ मत बात बोलो, झूठ मत बोलो, मेरी बात झूठ नहीं हिटलर बोलो, ने खुद बयान दिया कि झूठ मैंने नहीं- इतने लोग मारे हैं। हिटलर तादाद नहीं बताइए, मैं जेल रख लो। जब हिटलर के बारे में आपका सबूत नहीं है उसको आप मान लेते हो, इतने आप इतनी मतलब हवाला भी लिया कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मैंने तादाद कभी नहीं कही, तुमने कही है, मैंने इतना कहा कि हो सकता ऐसा हुआ कि 60 लाख लोग भी मारे गए। मतलब कि मारे गए, ठीक है मानते हो, तुम भी मानते हो, सारी दुनिया मानती, उसके डॉक्यूमेंट्स की तरह। उसने हिटलर से किसने सवाल किया? कोई है सवाल हिटलर करने से वाला? क्वेश्चन किसी ने किया था ना? हिटलर मैं करने बैठा हूँ ना, नहीं, हिटलर ने तो तादाद बताई नहीं, मैं करने बैठा हूँ। फिर कैसे मान लिया 60? मुझे ये बता कैसे मान लिया 60 लाख? मेरे भाई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है ऑफिशियल वो- कहाँ थी? मेरी किधर बात है? सुन, अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट उनसे कोई मांगता है तो ये वो ऑफिशियल क्या होता है? जो सरकारी रिपोर्ट होती है मेरे सरकारी भाई। क्या? अच्छा हमास के खिलाफ जो हमास के लोगों ने मतलब किया है, जो बंदी बनाए हैं अपना इजराइल के लोग, वो तो ऑफिशियल है, वो ऑफिशियल देते हैं, फिर वो भी नहीं मानते कि इधर हमारे पास उन्होंने इतना किए नहीं है। उनका तो हक बनता था उन्हें बंदी बनाने का। या जो भी था दिया ना, उसको कहते नहीं नहीं ये उन्होंने किया, ये भी उन्होंने किया, या जहाँ आपका मामला आ जाए जहाँ ये झूठ बोलते हैं वहां पर बात करते हैं मेरे भाई। तुम्हारे आज बांग्लादेश के लोग अगर ये माने कि पाकिस्तान के जनरल टिक्का खान ने यहाँ 4 लाख औरतों का रेप करवाया था, तो फिर क्या होगा? लोगों के मानने से नहीं होगा, जो गवर्नमेंट चले। है ना मेरे भाई, बांग्लादेश की गवर्नमेंट पाकिस्तान का कोई आर्मी का बंदा मान जाए, पाकिस्तान को ऑफिशियल बड़ा मान जाए, फिर भी मानोगे कि नहीं मानोगे? तो फिर मानने की बात है मेरे भाई। पाकिस्तान के ऑफिशियल जो रिटायर आर्मी कमांडर हो या कोई चीफ हो या कोई रिटायर बकवास करेगा तो मैं नहीं मानूंगा। जो अभी अब गवर्नमेंट में सर्विस कर असल रहे हैं वो बच्चे करे मेरे भाई। बच्चे हो गए या किसको पढ़ा? बकवास वो करते हैं मेरे भाई जो छोड़ जाते हैं और झूठ बोलते हैं वो। क्योंकि उनके गले से फंदा निकल जाता है। तो वही जब गले का आर्मी- फंदा यहाँ पर अटका था ना मेरे भाई। आर्मी के जब अंदर होते हैं वो पाबंद होते हैं, रूल्स किसके पाबंद होते हैं? रूल्स रेगुलेशन। वैसे भाई झूठ ना, ना, एक मिनट बच्चे मेरी वाले सवाल क्यों करते हैं? वो नहीं उन्होंने बोल कहा कि सकते, रूल के पाबंद होते हैं रूल का पाबंद, चाहे वो चीफ वो नहीं बोल पार्टी सकते, स्टाफ हो। वो नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। मैं जब कहता हूँ कि 71 में वो 93,000 से या जितने भी इन्होंने स्टैंडर्ड किया तो वो भी रूल के फॉलो करने वाले थे मेरे भाई। तो आप बकवास करने लगते हैं कि जो भी कुछ था ईमान का उनको आना चाहिए था। शर्म डूब के मर जो 93,000 का नाम लेते हो, शर्म। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर इतने होते जितने भी थे मेरे भाई, जितने भी थे एक भी सरेंडर हो ना, वो भी शर्मिंदगी का तो बात। किसकी वजह से हुआ? जो भी वजह रूल ऑफ लॉ की वजह से इंटरनेशनल तौर पर मेरे भाई जाकर रोकी गई। इंटरनेशनल तौर पर। अच्छा अब तुम इंटरनेशनल ले आओ, यूनो को बात कर रहे पाकिस्तान के लिहाज से, नहीं नहीं यूनो तो रंडी का अड्डा है। मेरे भाई क्या यार दोगली बातें मेरी करते हो? बात सुन, पहली बात तो ये कि हमारी जो यूएनओ जंग के है, हिसाब से खिलाफ मुझे ये नहीं बता, है। यूएनओ के हिसाब से अभी बोल पॉइंट बहुत है वीडियो में, तुमने इस बात को मैं उजागर बताता कर तुमने दिया। क्या यूएनओ की बात की। पहले कह रहे थे यूएनओ रंडी का अड्डा है, ठीक है, अब कह रहे हो पाकिस्तान ने सरेंडर किया। वो उन लोगों के यार लिए ए, बात मेरी करना बात तो लोगों के लिए प्लीज कुछ भी नहीं है मेरे भाई। बात
होने दो, खुद ही मान रहे हो, क्यों दो दो बातें करते हो? मैं ऐसा नहीं आपको जानता। मैं दो खुद बातें मान रहे हो, मेरी बात क्यों ना सुनो। रंडी जो कट्टा, लोग मिस्टर और शाह- उस रंडी कट्टे की आपने बात मान ली, मेरी बात 93,000 सरेंडर करवा मेरी दिया। बात वाह रे सुनो। वाह, क्या बात। आपकी बात ऐसे कंप्लीट नहीं होगी। जो गरीब मुल्क हैं या जिनकी पावर नहीं है, जिनकी फंडिंग नहीं पहुंचती उन्हें, वो उनकी बात कभी नहीं मानेंगे मेरे भाई। जिनका पैसा इन्वेस्ट होता है मेरे भाई, जिनकी वजह से वो इदारा चलता है, वो उन्हीं की बात मानेंगे। अभी रिसेंटली इसराइल की बात- रंडी के अड्डे की पाकिस्तानियों ने बात मानकर इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हुए रंडी के अड्डे की बात मानकर 93,000 जांबाज मुजाहिदीन ने, पाकिस्तान के शोहदा के बेटों ने, पाकिस्तान के जज्बे वाले ऑफिसर्स ने, पाकिस्तान के जज्बे वाले जवानों ने पैंटें उतारी, बंदूकें रखी, 6 मामले। मैं तो इस चीज को मानते नहीं कि उन्होंने पैंटें उतारी, ये तो बकवास करते ओ हैं। यार वीडियो असल में खुदा का वास्ता वीडियो वीडियोस तो मैं अभी तुम्हें बना के देता हूँ, किसकी? बिल्कुल इसी तरह कॉपी करके पुरानी तस्वीरें डाल के देता हूँ। अभी इंडियन यार तुम मेरी बात सुनो। इंडियन सरेंडर करते हुए नजर एक आएंगे, सेकंड। फिर मान लोगे। बीबीसी पर मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, बीबीसी पर ये न्यू इंडियन के सरेंडर होने की कोई मुझे एक वीडियो चलवा दो। तुमने वीडियो की बात की ना, अभी खान सर ने भी वो वीडियो बीबीसी दिखाई। की बात हुई है, मेरी बीबीसी बात ने, सुन, अभी- बीबीसी का नुमाइंदा था। अभी तुमने कहा असल कि भाई वीडियो है। सुन ले, मैं सुन रहा हूं तुम्हारी बात। बीबीसी पर तुम्हें चलानी है, पाकिस्तान की पैंटें उतरती, पाकिस्तान की बंदूकें रखते हुए हमारे आर्मी जांबाज मुजाहिदीन बहादुर सपूतों ने पैंटें उतारी, बंदूकें रखी, ये बीबीसी की वीडियो बनी हुई है, मुझे दिखा दो। अच्छा मुझे एक इंडिया। बात बता, तुमने जो इतनी बकवास अभी कर ली है, मैंने अब आराम से तुम्हारी अरे, सुनी। अब मेरी मिर्चें, बात सुन। 93,000 में मिर्चें लगती हैं। नहीं मुझे मिर्चें क्यों लगेगी? वो मेरे को बाप दादा थोड़ी थे जिनकी वजह से मुझे मिर्चें लगेगी। अगर किया होगा तो वो भी रूल ऑफ लॉ होगा मेरे भाई, इससे कुछ नहीं आगे होगा। रंडी के अड्डे की वजह से। अभी रिसेंटली जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान में इल्जाम लगाते हैं। अभी रिसेंटली जो बलूचिस्तान में हुआ है उसमें साफ क्लियर नजर आता है कि इनकी औकात क्या है। अभी बलूचिस्तान के जो फाइटर है इनकी औकात क्या है, कहाँ से असला पैसा किधर से आता है? सबूत दो, किधर ऑफिशियल किधर है? ऑफिशियल बिल्कुल किधर सबूत मिलेंगे। मैं ऑफिशियल पर मैंने कल ऑफिशियल पर मैं बिल्कुल कहूंगा, दिखाओ, मैं document- ऑफिशियली तुम्हें बताऊंगा। डॉक्यूमेंट इधर दो, मैं इधर डॉक्यूमेंट भी document। मेरे भाई तुम्हें जरूर मांग करूंगा उन लोगों से। इधर डॉक्यूमेंट चाहिए। मुझे बात करने दो, ऑफिशियल बात करने दो। झूठ ना अभी इन लोगों ने वजह दी है ना अपने खानदानों को यतीम करवाने की और अपने मुल्क से बेघर होने की। अभी इन्होंने की है ना हरकत, मैं आज तक इनके साथ था, बलूचिस्तान वालों के साथ, कि ठीक है इनके साथ गलत हो रहा है, स्टेट गलत कर रही है, स्टेट को इनके बारे में सोचना चाहिए। मैं आज कहता हूँ कि अगर ऐसा करना है कि इन्हें पीछे से वो कुत्ते की पूंछ पर हाथ रखने वाले बैठे हैं ना, तो इन कुत्तों को ऐसा भगाओ कि दुनिया में जगह ना मिले। बात बांग्लादेश की थी। चले खैर आप हसीना वाजी पर आते हैं। हसीना वाजी को लॉन्च किया गया इंडिया की तरफ से, ये भी बात ठीक है। वो प्रो इंडिया थी और जो जितनी डिटेल के साथ खान साहब ने वीडियो बताई मुझे नहीं पता था। सबसे बड़ी गलती हुई है शेख हसीना वाजिद से, जो उसने वो पुलिस वालों ने वो लोगों को मारा, स्टूडेंट्स को मारा, और फिर 3 उनको जो फाइटर थे उनके जो मेन लीड कर रहे थे उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जारी बात है आज सोशल मीडिया का दौर, किसने वीडियो बना ली होगी कि पुलिस के डाले के अंदर लेकर जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर लेकर जा रहे हैं, तो बवाल हुआ, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अभी तक वैसे सुनने में शेख हसीना की सबसे बड़ी गलती ये थी कि जब उसके घर का घेराव से भी पहले उसने जब शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया था ना, वो तभी मर चुकी थी। उसको मार देना था लोगों ने। और ये आर्मी के जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे ना, ये उस अफसर का भला माने जिसने अपने पास से हेलीकॉप्टर दिया, जहाज दिया और उसे मुल्क से निकलने दिया। चलें जी बात क्योंकि तो काफ़ी लेंथी होगी बात। इतना ज़रूर है कि बांग्लादेश और जो सांप एक मरतबा हाथ से निकल जाए उसे दोबारा हाथ में आने के लिए बड़ा टाइम लगता है। और बंगालियों को कहूँगा कि सांप को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। कौन सा सॉन्ग? शेख हसीना वाजिद को मैं हकीकत वो कहता प्रो हूं। इंडियन इसलिए नहीं, अच्छा वो रेफ्यूजी को आज भी गलत कहती है, वो रजाकारों के आज भी खिलाफ है। पहले उसने 30% मुझे ना दिया, समझ ये नहीं आती। सारी स्थिति अभी खान सर ने बताई है। 30% देती है उन फौजियों को, जिन्होंने फिर उनके बेटों को फिर उनके 30%, बेटों को, फिर नहीं, आगे उनका बेटे ये के बेटों बिल्कुल को। जाती है, ये बिल्कुल तो बाकी आवाम कहाँ जाएगी? बाकी लोगों के साथ बिल्कुल जाती। लेकिन इस मर्तबा तो हाई कोर्ट के ऑर्डर आया है। यार आप हमारे यहाँ हाई कोर्ट के ऑर्डर कितनी मरतबा बदलते हैं? जिनकी हुकूमत होती है मेरे भाई असर का चलें जी, चलता है। खैर बांग्लादेश के अंदर हालात जो थे उसकी सबसे बड़ी वजह शेख हसीना की अपनी काम मकली है, जो उसने शूट का या जो उसने शूट का नाम भी ऑर्डर दिया, पुलिस वालों ने उनकी गवर्नमेंट के अंडर थे, उन्होंने शूट कर दिया। जिससे रोकना चाहिए था इन लोगों हाँ, को। वैसे लाठी चार्ज कर लेते, शालिंग कर लेते, आंसू गैस फेंक लेते, जिस तरह खान के साथ हुआ। खान के साथ भी तो यही होता रहा, 10 दिन
घेराव किए रखा था पुलिस ने, फिर कमांडो एक्शन के तहत हाई कोर्ट में बुला कर उधर से पकड़ा गया, आज जेल में पड़ा है। इसका भी हाल शेख हसीना वालिद के बाप शेख मुजीबुर रहमान की तरह होने वाला है, या ये फांसी लगेगा या फिर सारी उम्र गलता सड़ता मर जाएगा जेलों के अंदर, ये लिख लो। मिलता है नई वीडियो में, नया साथ, गॉड ब्लेस यू।